हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब अच्छे हैं। तो चलो यार, मैं आ गया हूँ लेक्चर नंबर 4 लेकर। हम लोग लाइव चैप्टर कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है इस चैप्टर में। तो यार आज हम लोग को पढ़ना है यार इमेज, क्योंकि यार इमेज थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, उसके बाद रे डायग्राम जब हम बनाएंगे तो वाकई हमें दिखेगा रे डायग्राम बनाने के बाद कि यहाँ जी हाँ सच में इमेज बन रहा है। ठीक है, तो यार थोड़ा सा इमेज के बारे में पढ़ते हैं। आप थंबनेल भी देख रखे होंगे कि उस पर इमेज लिखा हुआ है वर्चुअल और रियल, तो दोनों के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। उसके बाद लेक्चर को बड़ा बनाना है। एक लड़के का रिक्वेस्ट है यार, तो लेक्चर बड़ा भी कर दे दिया जाएगा, क्योंकि सच में लेक्चर बड़ा नहीं करेंगे तो काफी ज्यादा लेक्चर लग जाएंगे कंप्लीट करने में। ओके, तो चलो यार इमेज के बारे में थोड़ा समझते हैं। अभी आप फोटोग्राफी वाला इमेज मत समझना जो आप डीएसएलआर कैमरा से खींचते हैं या फिर अपने सेल्फी B612 से लेते हैं, वो वाला इमेज यहाँ पे नहीं है। ये आप फिजिक्स से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो इमेज कुछ ऐसा ही बात करेंगे हम लोग ना। तो यार इमेज क्या बोलता है, इमेज का डिफिनेशन क्या है कि when the ray coming from object, जब किसी ऑब्जेक्ट से रे निकल के आती है और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद कहीं मिलती है या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी जगह मिल रही है, जिस जगह ऐसा प्रतीत हो रहा है या फिर जिस जगह वो मिल रही है उस जगह को हम बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इमेज। ठीक है, मतलब पॉइंट एट विच रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन meet or seems to meet, that point is called image। क्या मैंने बोला, point ray coming from object, ray coming from object after reflection or refraction meet or seems to meet at a point, that point is called image। ठीक है, तो यार देखो इसमें दो बात मैंने लिखी है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये बात पे आप ध्यान दो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो आप अभी समझ जाएंगे जब हम कनकेव मिरर्स इमेज बनाएंगे, और रिफ्रैक्शन हम तब समझेंगे जब हम लेंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो अभी रिफ्रैक्शन अभी हम लोग पढ़ भी नहीं रहे। ठीक है, तो बस आपको यह समझना है कि जब ऑब्जेक्ट से रे निकल के, इंसिडेंट रे निकल के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे मिलती है या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस पॉइंट पे वो मिल जाएंगी, उस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे हमारा इमेज बनता है और उस पॉइंट को भी हम बोलते हैं कि इमेज, वहां पे इमेज बनेगा। ठीक है, बात समझ में आया यार, क्लियर हो गया पॉइंट। ओके, तो यार आप 8th क्लास में प्लेन मिरर से इमेज पढ़ चुके होंगे ना। ये मेरा मान लिया प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है यार, वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज का। ये तो आप क्लास 8 में पढ़े है ना। वैसे मैं पढ़ाऊंगा घोड़ाओ नहीं, बस मैं आपको इस टॉपिक को समझाने के लिए एक बार फिर से बता दे रहा हूं। ठीक है, एक बार बता दूंगा, उसके बाद तो फिर बताना ही है। ओके, तो मान लिया मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसका मुझे बनाना है इमेज ना। तो एक इमेज बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट से कम 2 रे निकालेंगे। 2 रे निकालेंगे, उन दोनों रे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद जहां भी मीट होंगे या ऐसा प्रतीत होगा कि वहां मीट हो रहे हैं, वहां पे ही इमेज बनेगा। ठीक है, तो एक रे निकाला यार, ये आ गया। तो इसका रिफ्लेक्ट यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करो, तो इसका रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएगा, यहां पे तो जाएगा एंगल आई और एंगल आर बना के। ठीक है, दूसरा रे मैंने यहां से निकाला, ये आपका यहां पे, इसका देखो कहां जाएगा, ये नॉर्मल ड्रॉ करो, इसका रिफ्लेक्टेड रे ये गया। ठीक है, अब देखो यार इसको जब मिलाओगे आप, देखो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पीछे आके मीट करेंगी कहीं, लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं मीट करेंगे, यहाँ पे तो जाती जाएंगी और बिखरती जाएंगी, दूर होती जाएंगी। लेकिन पीछे जब आप इसे मिलाएंगे ना भाई, तो ये आपका किसी एक पॉइंट पे मिलेगा, और जिस पॉइंट पे मिलेगा उसी पॉइंट को हम बोलेंगे यहाँ पे आपका इमेज बन गया। ठीक है, बात समझ में आ गया मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, ये इमेज आपका बन गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो यार ये आपका बन गया इमेज, समझ में आया बात। तो देखो ये वाला पॉइंट जितना दूर था इससे, उतना ही दूर ये वाला पॉइंट है इससे। ठीक है, मतलब इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ओके, और जो प्लेन मिरर इमेज हमारा बनाता है वो वर्चुअल और रियल बनाता है। देखो यार वर्चुअल मतलब सीधा सीधा इमेज बन गया। ठीक है, तो आपको इमेज अभी बस यही समझना है कि इमेज एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद मिलती हैं या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पे मिलेंगी। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं थोड़ा सा यार। ये जो हमारा इमेज है मेरे भाई, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं,
मैं कब से रियल और वर्चुअल की बात कर रहा था ना। एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज क्या होता है, जब रे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद रियली मीट करे, आर से रियल, आर से रियली, जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद हमारी रे रियली मीट करें, वहां पे जो इमेज बनेगा उस इमेज को हम बोलेंगे रियल इमेज। मतलब रियल इमेज में रे हमारी रियली मीट करती हैं, रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज में ऐसा प्रतीत होता है, सीम्स टू मीट, मतलब लगता है कि वो मिल रही है बट वो मिलती नहीं, ऐसा लगता है कि वो मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आप रेलवे ट्रैक पे अगर खड़े हो जाओ और देखो तो लगेगा कि यार कुछ दूर जाके रेलवे ट्रैक आपस में मिल गए। ठीक है, वहां पे सीम्स टू मीट हो रहा है। और जब रियली मीट, जब सच में मिलेंगी, आपको दिखेगा आंखों से हाँ ये मिल रही है। ठीक है, तो जब रे रियली मीट करेंगे तो रियल इमेज, अब जब रे सीम्स टू मीट करेंगे, ऐसा लगेगा कि मीट कर रही है, तब वहां पे वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। इन्वर्टेड का मतलब यार, जैसे अगर मेरा ऑब्जेक्ट इस तरीके से है तो इमेज इसका, रियल इमेज ऐसा बनेगा। ठीक है, मतलब इसका जस्ट उल्टा, अपोजिट। ठीक है, अब इसे आप लेटरली इन्वर्जन मत समझिए। रियल इन्वर्टेड का मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इसका इमेज ऐसा बनेगा। ठीक है, और वर्चुअल इरेक्ट का मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इसका इमेज भी हमेशा सीधा ही सीधा बनेगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो इमेज ए पे मेरा टॉपिक क्लियर हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर रे डायग्राम। ठीक है, क्या क्या रूल्स होते हैं रे डायग्राम को बनाने के लिए, यही हमारा छोटा सा टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। और अगले लेक्चर में हम लोग पेंसिल कंपास आप लोग लेके आएंगे, उसमें हम लोग सीखेंगे रे डायग्राम से इमेज बनाना। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद चलते हैं रूल्स फॉर रे डायग्राम। तो यार चलते हैं रूल नंबर 1 की तरफ, क्योंकि 3 तो रूल है, तीनों रूल समझ जाएंगे तो आप अपने आप रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 1 अच्छे से समझते हैं। देखो यार, ये मेरा कनकेव मिरर है, क्योंकि पहले हम कनकेव मिरर का इमेज बनाना सीखेंगे, बाकी अपने आप आएगा। ठीक है, कनकेव मिरर है तो ये तो पोल है, ये इसका फोकस और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सारा डिस्कशन मैं लेक्चर नंबर 3 में ऑलरेडी कर चुका हूं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो लेक्चर यहाँ पे देखते ही आए होंगे। ठीक है, तो यार रूल नंबर 1 चलते हैं, समझते हैं क्या है रूल नंबर 1 रे डायग्राम के लिए। ठीक, अच्छे से समझिएगा। रूल नंबर 1 हमसे कहता है कि when incident ray is parallel to principal axis, then reflected ray is always passes through फोकस। ठीक है, अब आप मुझसे कहेंगे कि सर ये हमेशा होता है, तो मैं कहूंगा हाँ होता है। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि विद्या पे हाथ रख के कहिए कि ऐसा होता है हमेशा, तो मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब रे पैरेक्सियल हो। ठीक है, मार्जिनल रे होंगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यार आप इतना ज्यादा डीप में ना जाओ, क्योंकि 10th में आपको यही सारे रूल्स लगाने हैं। बस आप ये समझो कि विद्या पे हाथ रख के अगर आप कहेंगे कि ऐसा होता है तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये केवल ट्रू है केवल पैरेक्सियल रे के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला बात रूल नंबर 1 है, क्या समझते हैं। बोला कि व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब हमारा इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो रिफ्लेक्टेड रे इज ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। तो हमारा तो उस टाइम हमारा रिफ्लेक्टेड रे हमेशा फोकस से ही होके जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक बार देखते हैं, मान लिया मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, मैंने इंसिडेंट रे यहां से निकाला जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो रूल के हिसाब से रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाना चाहिए, फोकस से। तो ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे हो गया जो कि फोकस से जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या बोला है कि व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे इज ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, रूल नंबर 2 इसी का जस्ट उल्टा है। क्या है, अब आप बता ही सकते हो यार, क्या है बताओ जल्दी से, बता दो, बता दिए होंगे, बहुत बहुत बधाई। क्या है रूल नंबर 2 कि व्हेन इंसिडेंट रे इज पासेस थ्रू फोकस, इसका जस्ट उल्टा यार, व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो रूल नंबर 2 भी आप लोग लिख लो जल्दी से, कुछ लोग नोट्स बना रहे होंगे, अच्छी बात है बना रहे हैं तो ठीक है, बाकी मैं तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिख तो दिया हूं। ठीक है, तो रूल नंबर 2 क्या है लिख लो, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इंसिडेंट रे passes through focus, passes through focus, when incident ray passes through focus, तब रिफ्लेक्टेड रे किधर से पास होगी, रिफ्लेक्टेड रे passes
थ्रू passes parallel to principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं ना। तो रूल नंबर 1 क्लियर हो गया। व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस। रूल नंबर 2, व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस, इसका रे डायग्राम आप लोग कॉपी में बना लो। देखो, व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे पासेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो पैरेलल लाइन हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गया? ये पैरेलल लाइन है मेरे भाई, अब कुछ और ना समझिए, इसे बोर्ड पे बनाने में बहुत दिक्कत होती है। ये हो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो रूल नंबर 1 भी आ गया समझ में, रूल नंबर 2 भी आ गया। एक और लास्ट रूल है, उससे भी समझते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। तो यार रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। लास्ट रूल है ये हमारा वे डायग्राम के लिए। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, अच्छे से समझेंगे, ज्यादा बोलता ही नहीं है, ये बहुत सिंपल सी लाइन है। क्या है कि व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर से ध्यान से सुनिए, व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब जब इंसिडेंट रे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि व्हेन इंसिडेंट रे passes through center of curvature, reflected ray is also passes through center of curvature। ठीक है, रे डायग्राम देख लेते हैं भाई। अगर इंसिडेंट रे मेरा पास किया है इससे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी हमेशा यही इसी पाथ को फॉलो करके चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब थोड़ा सा समझते हैं यार कि ये बात सच में ये लॉजिकल बात सही है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि यार कि टेंजेंट और सर्किल के रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है? जल्दी से बताइए, टेंजेंट और सर्किल के बीच में रेडियस कितना होता है? 90 डिग्री तो होता है। बात समझ में आया? टेंजेंट और सर्किल के रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तो बस अब आप समझ लो, समझिए। देखो, मैं आपको बताता हूं कि क्यों रिफ्लेक्टेड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाता है और कोई पाथ क्यों नहीं चूज करता। ठीक है, अब जरा देखो आप कि ये जो मेरा मिरर है ये किसी स्फीयर का पार्ट है। ये बड़ा सा स्फीयर है जिसका सेंटर ये है। ठीक है, अब ऐसा स्फीयर मैं नहीं बना पा रहा, बस आप एज्यूम कर लो कि एक सर्किल का पार्ट है जिसका सेंटर ये है। ठीक है, अब बताओ आप कि ये अगर सेंटर है तो यहां से जितनी भी लाइनें होंगी सब रेडियस ही तो होंगी। ये सब क्या है? रेडियस है। ठीक है, अच्छा मैं अगर इसका छोटा सा पार्ट देखूं तो ये प्लेन मिरर की तरह दिख रहा है कि नहीं? अगर आप सर्किल को कंप्यूटर में अगर आप सर्किल बनाओ, नोटपैड पे जाके अगर आप सर्किल बनाते हैं, तो आप सर्किल को जब साइज ऑफ रेडियस इसका बढ़ाते जाएंगे, तो जब आप देखेंगे कि सर्किल एक समय आपको ये सब पॉइंट जो है ना ये फ्लैट दिखेंगे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन। मतलब सर्किल का भी अगर छोटा सा पॉइंट अगर हम देखें तो वो एक स्ट्रेट लाइन है। मतलब कि ये छोटा सा पॉइंट एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है ना, प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। और जब मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा इस पे, तो ये तो एक रेडियस हो गया और ये एक प्लेन मिरर हो गया। मतलब कि एक टेंजेंट भी तो यहाँ पे बन सकता है ना, ये प्लेन मिरर हो गया और ये रेडियस हो गया। तो इनके और इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। देखो ये वैसी ही बात है कुछ। ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका कनकेव मिरर था। यहाँ पे मैं बात करूं इस पॉइंट पे, तो ये देखा जाए तो एक प्लेन की तरह है, एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो यहाँ पे जब आप लाइन खींचेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, तो इसके और इसके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। मतलब ये प्लेन मिरर है और ये इसका नॉर्मल है। तो जब भाई मेरे इंसिडेंट रे नॉर्मली आती है प्लेन मिरर पे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मली जाती है, क्योंकि इंसिडेंट एंगल 0 होता है और रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो यही बोलता है ना। तो बस वही बात हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब इंसिडेंट रे आती है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पॉइंट पे चली जाती है, क्योंकि ये नॉर्मली आती है। जब आप इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी भी पॉइंट को इस पे ज्वाइन करेंगे तो वो एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर,
ख्याल रखिए, वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। मेरा टारगेट है कि आपको 95 के ऊपर लाना है 10th बोर्ड में, ठीक है। तो प्लीज फॉलो मी, जैसे बोल रहा हूँ, अब घबराओ नहीं, क्वेश्चन मत पूछो, बस मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन एनसीईआरटी का लगाऊंगा, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं, बस मेरे साथ जुड़े रहो और ये सारे पढ़ने के बाद एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़िए, ठीक है। मेरा सजेशन यही है कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए, एनसीईआरटी थ्रू चलिए और कोई किताब की तरफ ना भागिए, ठीक है। बाकी जो जो भी चीज नया नया आपको कराना है, आर एस अग्रवाल लगाना है कि नहीं लगाना, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन लगाना है आर एस अग्रवाल से, सब बताऊंगा, ठीक है। ज्यादा आर एस अग्रवाल के पीछे ना भागो, एनसीईआरटी मजबूत रखो, कई बार लगाओ। एनसीईआरटी अगर परफेक्ट हो तो 90 के ऊपर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो काफी लंबा हो गया है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।